सब हिमाचल में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, इट इज इन 3 पार्ट्स. आई होप ऑल ऑफ यू नो. 50 marks civil law 1, 50 marks civil law 2, and then 50 marks criminal law. So we have finished with CRPC and we are starting with IPC now today. So जिसकी जगह इस पेपर में आएगी आपकी क्रिमिनल लॉ के अंदर. ठीक है. और इसके अंदर इसका वेटेज कितना है, हम सीआरपीसी कर चुके हैं. तो सीआरपीसी में जो क्वेश्चंस आते हैं, सो इफ आई टॉक अबाउट 2019 पेपर, उसमें 13 क्वेश्चन आए हैं. 2019 में आईपीसी से 16 क्वेश्चन आए, पर हमने पिछले 5 सालों का एक एवरेज निकाला है कि उस एवरेज में आपको कितना वेटेज है आईपीसी और सीआरपीसी का. सो अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी से आपको 14 से 15 क्वेश्चन. सो आपने जो लास्ट वीक 1 वीक पूरा जो आपने सेशन लिया है सीआरपीसी का, वो आपने 14 से 15 क्वेश्चंस जो हैं, आई बिलीव दैट यू नो यू शुड हैव मास्टर्ड बाय नाउ. देन टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आईपीसी, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है. इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 15 से 16 क्वेश्चंस आईपीसी से आएंगे. बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर किए जाएंगे, दैट विल बी योर एनआई एक्ट, देन योर एक्साइज एक्ट, एचपी एक्साइज एक्ट, देन वी हैव द वाइल्ड लाइफ, एंड ऑल्सो वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट. ओके, जिसका जो वेटेज है हम जब ये सब्जेक्ट शुरू करेंगे आई विल बी शेयरिंग. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इंडियन पीनल कोड. इज एवरीबडी क्लियर विद द वेटेज? ठीक है. ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस आईपीसी. Okay, so in the Indian Penal Code, we have how many chapters and how many sections? So basically, if I talk about IPC, it has 511 sections है इस पूरे जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी हैव 511 सेक्शंस. ठीक है. और इसको भी पढ़ने का एक तरीका है जो आज हम कवर करेंगे. ऑलराइट, एंड दैट वुड बी, यू हैव टू गिव मी 1 second. Yes. Okay. So we are going to have total 511 sections in Indian Penal Code, and we have total 23 chapters. Total 23 chapters. Okay. Now we have to do the smart study. All right. इसमें हम देखेंगे कौन सा एरिया है जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सा आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से रिपीटेडली आते हैं, और किस तरीके से हम इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे. अब किस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया इसमें 511 सेक्शंस हैं. अब इस सब्जेक्ट जो बेयर एक्ट है उससे बाहर से आपको क्या क्या पूछ सकते हैं जो बेयर एक्ट के अंदर कवर नहीं है. एक तो केस लॉस. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, some terms like, you know, what is an inchoate offense, what is a cohate offense, what is the Latin maxim, actus non facit reum nisi mensat reum. ठीक है. और they may ask you what are the essentials of a crime, right? Then they may ask you कि motive is an essential of a crime or an intention is an essential of a crime. So थोड़ा सा concept based वहां से कुछ question आ सकता है. एक तो हो गया case law, एक हो गए कुछ आपके maxims, कुछ हो गए आपके maxims, और कुछ आपकी टर्म्स लाइक जैसे मैंने आपको बताया कोहेट ऑफेंस, इनकोहेट ऑफेंस, एंड ऑल्सो लाइक एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम. ये तो आपका किसका भी मेंस में भी, बेशक आपके बेरेक्ट में नहीं है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम, दैट ऑल्सो दे आस्क इफ यू लुक इनटू योर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम. एंड देन you know they will ask you कि motive है कि नहीं है essential element of a crime. so ऐसे ऐसे कुछ concept, common intention, common object में difference, तो ये कुछ कुछ conceptual based questions भी आपको यहाँ से, this is beyond the bare act that can be asked, मतलब beyond these 511 sections. okay, all right. then we have to see कि जो Indian Penal Code है, it is an act which is dealing, which is a substantive law. It is a substantive law and it deals with offenses, isn't it? It deals with offenses. तो जब आपके ये 511 सेक्शंस जब आप पढ़ेंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि इसके अंदर ना
आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपने इसको पूरा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ना है। दैट्स द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला कि ऑफेंसेस, कितने ऑफेंसेस दिए, और दूसरा आपने क्या समझना है, जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स। अब ऑफेंसेस क्या कौन से दिए हैं आपको इसके अंदर? ऑफेंसेस क्या है, जैसे हम देखते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, वो आपके सारे ऑफेंसेस हैं। वो आपके सारे ऑफेंसेस हैं। और जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर हम करेंगे, व्हाट इज इंटेंशन, व्हाट इज इंजरी, व्हाट इज जितने भी आपकी डेफिनेशंस हैं, कितने तरीके की पनिशमेंट्स मिलती हैं, क्या क्या आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम जनरल प्रिंसिपल, व्हाट इज अ कोहेट ऑफेंस, व्हाट इज एन इनकोहेट ऑफेंस। फिर जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर जो एक मेजर चीज है, आप उसको आप सेपरेट हेड भी ले सकते हैं। हम हम क्या करेंगे कवर? जनरल जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस जो आपको दिए हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 76 to 106, ये ऑफेंसेस नहीं है, दीज आर द डिफेंसेस टू दी ऑफेंसेस। तो मैंने आपने देखा, मैंने 3 पार्ट्स में इंडियन पिनल कोड को डिवाइड किया है फॉर यू टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इसके अंदर। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर आपने पढ़ना है मेंस रिया, एक्टस रियर्स, इंजरी, ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे, पनिशमेंट्स। जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आप पढ़ेंगे डिफेंसेस, और ऑफेंसेस के अंदर आप सारे के सारे ऑफेंसेस कवर करेंगे जो आपके ऑफेंसेस हैं। इज एवरीबडी क्लियर? आप जनरल प्रिंसिपल्स जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स में हम क्या कर सकते हैं, लाइक अब जो ऑफेंसेस हैं वो तो है कोहेट। कोहेट मींस कंप्लीट, इनकोहेट मींस इनकम्प्लीट, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, जैसे कि अबेटमेंट, तो ये वाली चीजें हम जो है जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर कवर करेंगे। अबेटमेंट कैनॉट बी, यू कैनॉट पनिश अ पर्सन फॉर अबेटमेंट। You can punish a person because abetment alone is also punishment, but abetment is generally to do some offense. Abetment to murder, abetment to theft, abetment to dacoity, इस तरीके से जो है it is always read with something. Similarly, common intention, intention to do something, तो ये इनकम्प्लीट ऑफेंसेस होते हैं, तो हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द आपके 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स। अब ये 23 चैप्टर्स को हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें अब आप देखेंगे कि जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, सो बेसिकली यू डोंट हैव टू राइट दिस इज जस्ट, आप अपने सिनॉप्सिस में जाकर ही देख सकते हो। आपका जो बेयर एक्ट है उसके सिनॉप्सिस में भी आप देख सकते हो। दिस इज जस्ट अ 2-minute सेशन वेर यू हैव टू पॉज एंड लुक एट द स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। This is what you should do whenever you start with any new subject. Just think about a strategy of starting and subject को पढ़ने की क्या strategy हो सकती है, उस strategy को देखो बेटा। So chapter 1 में अगर आप देखेंगे, it is just dealing with introduction, and introduction में chapter 1 के अंदर आपके 5 sections हैं, वो jurisdiction से है, वहां पे mains में question आता ही आता है। So chapter 1 जो है, it is basically dealing with jurisdiction। बेशक वहां पे introduction लिखा है, but वहां पे इंडियन पीनल कोड की क्या ज्यूरिसडिक्शन है। अगर एक पर्सन जो कि एक फॉरेनर है इंडिया में आके कमिट करता है ऑफेंस, क्या उसकी इंडियन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन होगी? अगर एक इंडियन बाहर जाके ऑफेंस कमिट करता है तो क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी? सो ऑल दैट क्वेश्चंस आर कवर अंडर चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2, इट इज डीलिंग विद द जनरल एक्सप्लेनेशंस। इट इज डीलिंग विद जनरल एक्सप्लेनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस विद रिस्पेक्ट टू, जहां पे आपको सारी टर्म्स डिफाइंड है। कैलेंडर कौन सा हम फॉलो करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंडिया क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडिया? व्हाट इज अ पब्लिक सर्वेंट? वेयर इज इट डिफाइंड? व्हाट इज इंजरी? ठीक है, तो वो चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। चैप्टर 3 ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर, क्योंकि ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे मेंस में क्वेश्चन ज्यादा बनते ही नहीं है। ये बेसिकली प्री बेस्ड आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके प्री बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द बैकबोन ऑफ द एंटायर इंडियन पिनल कोड, दैट इज डीलिंग विद जनरल एक्सेप्शंस। वो डिफेंसेस हैं, वो ऑफेंसेस नहीं है। आप देखेंगे कि चैप्टर 4 तक अभी तक हमने एक भी ऑफेंस नहीं पढ़ा होगा। दैट मीन्स फ्रॉम सेक्शन 1 to 106, चैप्टर 4 जो खत्म होता है 106 पे खत्म होता है, अभी तक हमने कोई ऑफेंस नहीं पढ़ा है।
और उसके बाद हम शुरू करेंगे विद चैप्टर 5 दैट इज अबेटमेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, अभी आज हम इतना एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। आई मेक यू मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, फिर जो रह जाएगा दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। इज एवरीबडी गुड टू गो? Yes, did you understand how you have to study? Okay, now please open your Bearings and you can just see who had drafted Indian Penal Code. Lord Macaulay. Lord Macaulay. ठीक है, and also McLeod, Anderson, ये भी जो थे, you know, these were the people who were the part of the commission by which this Indian Penal Code was drafted. ठीक है, so you can see in your introductory, जो आपका first आप देखेंगे introduction, वहां पे Lord Macaulay. So Indian Penal Code has been drafted by Lord Macaulay. You can just underline that. Macaulay. Lord Macaulay. Lord Macaulay. ठीक है, and then you can see that the enactment date is 6th of October 1860. 6th of October 1860, which is also right above the preamble. The date given to you right above the preamble. 6th of October 1860. Then the enforcement date, किस दिन ये enactment enactment is जिस दिन assent दिया है गवर्नर जनरल ने, एंड जो enforcement date है उसमें आप देखेंगे what is the enforcement date? The enforcement date of Indian Penal Code, anybody? Yes, what is the enforcement date? 1st See, January okay, let me, yes, 1862. Arushi. 1st January 1862. 1st January 1862, okay, but please देखिए जब ये 1st January 1862 को इन्फोर्स हुआ था तो ये कहाँ कहाँ पे इन्फोर्स हुआ था, ये भी आपको एचपी में क्वेश्चन आया था एक बार। 1st January 1862 when it was enforced in India except J&K and Sikkim. सिक्किम में ये इंडियन पीनल कोड जो है it was enforced on 13th September 1999. That is the enforcement date for Sikkim. Now it is applicable to the entire India, including J&K. J&K में रणबीर पीनल कोड अप्लाई करता था, बट 2019 में 2019 में अब ये J&K पे भी अप्लाई करता है 2019 में. So now it is applicable to the entire India, but on 1st of January 1862 it was applicable to India, but except J&K and Sikkim. सिक्किम पे ये अप्लाई कर रहा है, कब से इन्फोर्स कर रहा है ये? It was 13 September 1999. Okay, all right. Now please come to the introductory chapter, preamble. Whether Indian Penal Code is exhaustive, not exhaustive, not complete. Title and extent of the operation of the code. So section 1 जो है, it is dealing with the territorial jurisdiction. जो सेक्शन 1 to 5 है बेटा, इसमें हम देखेंगे कि इंडियन पीनल कोड की जो एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप थोड़ा सा आप 15-20 मिनट आफ्टर द क्लास ऑल्सो यू शुड स्पेंड सम टाइम ऑन इंट्रोडक्टरी चैप्टर ज्यूरिसडिक्शन. इसमें जो आप देखेंगे कि आईपीसी कैसे किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, दो एंगल से आपने देखना है इसको. एक तो देखना है कि कौन सी टेरिटरी पे अप्लाई करता है, और दूसरा देखना है आपने कि कौन से लोगों के ऊपर अप्लाई करता है, पर्सन्स, कौन से लोगों के ऊपर अप्लाई करता है. क्या वो इंडियंस के ऊपर अप्लाई करता है, सारे सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई करता है, टेरिटरी कौन सी. अभी टेरिटरी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब तो पूरे इंडिया पे जो है अप्लाई करता है. एंड टेरिटरी आपको कहाँ दिया हुआ है, टेरिटरी इज गिवन टू यू अंडर सेक्शन 1. और जो पर्सन्स हैं वो पर्सन्स को हम कहाँ देखेंगे, सेक्शन 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर? सो नाउ इफ यू सी इट सेज this act shall be called the Indian Penal Code, extend to the whole of India except the state of J&K, including J&K, now 2019 Reorganization Act. Section 2, punishment of offences committed within India. Every person को आप underline कर दीजिए. आपको ये पूछ सकते हैं, Section 2 is applicable only on citizens? No, it is applicable on every person, whether he is a citizen or a non-citizen. Whether he is a citizen or a non-citizen. So you have to underline every person. Every person. And कहाँ गया? Section 2. Okay, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise. Not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof,
which he shall be guilty within India. So underline within India. अगर कोई person क्या करता है, every person who commits an offense within India. ठीक है, बाकी की इंटरप्रिटेशन जो है वो मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट अभी आप प्रे के लिए एवरी पर्सन पे अप्लाई करता है. एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, वॉट एवर सोसाइटी, वॉट एवर लोकेलिटी ही बिलोंग्स टू, इट इज एप्लीकेबल टू द इंटायर ऑल द सिटीजन जो इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस कमिट करते हैं. सो हम सेक्शन 2 को क्या बोलते हैं? Intra-territorial jurisdiction. We call it as an intra-territorial. Section 3 and 4 is dealing with extraterritorial jurisdiction. Okay, it says punishment of offenses committed beyond but by law may be tried within India. हिंदुस्तान में वही ऑफेंसेस ट्राई होने चाहिए तो हिंदुस्तान में कमिट हो रहे हैं, बट 3 और 4 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे हम वो ऑफेंसेस भी ट्राई करते हैं जो इंडिया के बाहर भी कमिट हो रहे हैं. क्यों? बिकॉज स्टेट हैज टू टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजंस. ठीक है, और ये क्या करते हैं? एनी पर्सन लायबल बाय द इंडियन लॉज को अंडरलाइन कर दो और यहाँ लिख लो 3 जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजंस. ये सिर्फ इंडियन सिटीजंस के ऊपर अप्लाई करता है. बियॉन्ड इंडिया शैल बी देयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड. ठीक है, इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड. तो ऐसे माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा, लीगल फिक्शन क्रिएट की जाएगी कि वो इंडिया में ही कमिट हुआ है. ठीक है, एंड सेक्शन 4 जो है इसमें आपने 2-3 चीजें याद रखनी है. एक तो सेक्शन 4 जो इट इज रेड विद सेक्शन 3, इट इज ऑल्सो डीलिंग विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, एंड आपने दूसरा इसमें याद करना है, इट इज टॉकिंग अबाउट, देखो फर्स्ट कहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया. तो अगर कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया से बाहर कमिट करता है तो टेरिटोरियल. क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 4 इज डीलिंग विद टेरिटोरियल. सेकंड क्लॉज जो है इट इज डीलिंग विद एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन. सो कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, बट उस पे फ्लैगशिप किसका? हिंदुस्तान का है, तो हम उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया मानते हैं. ठीक है, तो उसको कहेंगे एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन. even if the even if the plane is in UK, even if the plane is in US, but it will be deemed to be territory of India if it is having a flagship of India. Similarly for the ships also. ठीक है, and then subsection 3 का आपने देखना है कि amendment has been inserted by 2009 Amendment Act. ठीक है, all right, so IT Amendment Act 2008 with effect from 2009, that you have to underline. और उसने क्या किया है? subsection 3 ने जितने भी आपके computers हैं, any person any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India, is talking about hacking, is now also an offense. So if you are sitting somewhere outside India, but if you're targeting a resource, computer resource in India, even then it will be deemed as if you have committed the offense in India. और एक और क्वेश्चन कि अगर एक पर्सन एक ऑफेंस कमिट करता है, किसका मतलब? एक फॉरेनर है, फॉरेन लैंड में, ही कमिट्स एन ऑफेंस ऑन एन इंडियन. In that case, can he be tried in India? Yes. Quickly, I want all of you to answer. If Mr. A, who is an Australian, and he commits an offense on Mr. B, who is an Indian, I'll also show you on the screen. Mr. A, who is an Australian, he murders Mr. B, who is an Indian. Can the offense be tried in India? Can the offense be tried in India? Raise your hands and answer. Only raise your hand and answer. Yes. Yes, Prakriti, can you answer? Mr. A, Australian, he murders B, who is an Indian. Can A be tried in India? Prakriti? Yes. Only if extradition. एक्स्ट्राडेट करेंगे तो फिर ट्राई कर सकेंगे प्रिया. हीना, महक, एस ठाकुर, यस, मनदीप, मालवी, कैन ही बी ट्राइड इन इंडिया? Ma'am, where is the offense committed? ऑस्ट्रेलिया में ना बेटा, ऑस्ट्रेलिया में ऑफेंस है, ऑस्ट्रेलियन है, उसने एक मर्डर किया है एक इंडियन सिटीजन का. इन लोकेलिटी इज ऑस्ट्रेलिया, लोकेशन इज ऑस्ट्रेलिया. No, ऐसे ma'am. क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. You cannot be. व्हाई? Laws of the land would apply on. यस, वेरी गुड. प्रिया, उसको एक्स्ट्राडाइट भी क्यों करेंगे? क्योंकि राइट राइट उसको हम एक्स्ट्राडाइट भी क्यों करेंगे? इंडियन कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर है ना.
He is not an Indian citizen who has committed an offense in India. So please remember that it is only those people who can be tried in India who are Indian citizens and they're going outside and committing offenses. Here he is the victim. Indian is the victim. So ऐसे tricky questions आपको आ सकते हैं. So basically जो आपको section 234 है, you have to see these are only talking about the offenders, not the victim. Here the Indian is the victim, not the offender. ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ conceptual based, analytical based questions भी पूछे जा सकते हैं. Okay. Section 5. So basically nothing in this act, that means a saving clause. The provisions of any act of punishing mutiny, underline mutiny, desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen, Government of India, or the provision of special law, local law. So special law, local law will always prevail over the Indian Penal Code, and also offences with respect to mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, they will also be safeguarded. उनके ऊपर Indian Penal Code apply नहीं करेगा. So nothing in this section का जो interpretation होता है, that is always a saving clause. Everybody clear with respect to chapter 1, that is the introductory chapter containing 5 sections. Now we come to chapter 2, which starts from section 6. Okay, section 6 जो है definition of the code to be understood, ये आप इसको skip कर सकते हो. Section 6 जो है, it is basically to be read with the chapter 4, that is the defenses. Okay, but इसका आप क्या कर सकते हो, just illustration A पढ़ लेना. बाकी आप इसमें सेक्शन 11 में आप देख लीजिए, पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है 11 में, अनबॉर्न चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन पर्सन? नो, अनबॉर्न चाइल्ड इज नॉट अ पर्सन. चाइल्ड इन द मदर्स वूम? नो. कैन यू कमिट एन ऑफेंस ऑन अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम? Can we commit an offense? Can you commit murder of a child who is in the mother's womb? Can you commit an offense of murder? Can a person be liable for the offense of murder? For No, killing a child in the mother's womb? no, Very if the good. No. organs are not removed, it, Yes. no. No. Answer is no. Pre-mail आप जितना भी आप क्या हो सकते हैं, precise हो सकते हैं, best है. What is the offense then if it is not murder? Miscarriage. Miscarriage. Murder सिर्फ किसका होता है? Murder by a person upon a person. Person. What is a person? Person is any human being, man or a woman. Can you commit murder of corporations? No. Can you commit murder of... So corporations and company, though the term person includes company and corporation, but company और corporations के ऊपर हम individual offences नहीं commit करते हैं. We can only, the corporations or the companies are only liable for vicarious liability. मतलब as vicarious liability, we can make them vicariously liable for offences like forgery, for offences like cheating, for offences, you know, these are the offences. जिसके लिए हम corporation. So person. Then you come to then you can just leave and you can just read these sections once. ठीक है, then you can just come to India. कहाँ defined है section 18 में? 19 judge, इसकी illustration important है. ठीक है, judge में आपने definitive judgment को mark कर दो. Every person who is, तो judge का सिर्फ वो मतलब नहीं है कि जो judicial officer है. You know, it is a wide definition which is given to you under section 12. एक तो आप marginal heading को याद रखना, any person who is giving a definitive judgment. ठीक है, एक डीएफओ है, डीएफओ इज आल्सो गिविंग अ डेफिनेटिव जजमेंट, वो भी जज है. और इसकी इलस्ट्रेशंस आप देख लेना बेटा. इलस्ट्रेशन ए में जैसे आप देखेंगे, कलेक्टर एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन इज अ जज. ठीक है, इज अ जज. कलेक्टर के दो रोल होते हैं, तो डीसी एक डीएम ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ठीक है, सो व्हेन ही इज अ डीसी ही इज अ जज, व्हेन ही इज अ डीएम ही इज नॉट अ जज. ऑलराइट, एंड इसमें इफ अ मेंबर ऑफ अ पंचायत who has power under so and so regulation to try and determine, so he is a judge. Why? Because he is capable of giving definitive judgment. तो यहाँ से आपने definitions कर लेनी है बेटा. And also clause B देखो, एक ऐसा magistrate हमने CRPC में committal proceedings पढ़ा था. Magistrate जो है cognizance लेगा और उसके बाद जब वो commit करेगा case, तो जिस magistrate ने commit किया है, क्या वो judge है? वो judge नहीं है. क्यों? क्योंकि वो definitive judgment नहीं दे सकता है ना. Definitive judgment कौन देगा? Trial magistrate. So clause B में he is not a judge. Though he is a magistrate, but he is not a judge. So you have to be careful with the illustrations. Okay. Then you can just come to public servant. You know, public servant, आप सिर्फ देखेंगे कि yes, where it is defined section 21. But some states, you know, I saw recently they have asked you full-fledged question. Public servant में आपको mains में question पूछा गया है. ठीक है. तो public servant जो है आप, you should read once, especially आप अगर public servant में explanations देखेंगे. Explanation 1, a person falling under any of the above description are public servants, whether appointed by the government. Public servant does not mean only a person who is appointed by the government. He may be appointed by the government or may not be appointed by the government. Okay? A municipal commissioner is a public servant. All right, that also. Then we come to movable property, beta. Movable property.
movable property would be okay, section 22. All right, and वहां पे आप movable property के लिए क्या करेंगे? You will just underline corporal property of every description. Every description को underline कर दो. Every corporal का मतलब हुआ something which is tangible. Every description means every description. Animals also are included. Not right? Even animal is your property. All right? Except land and things attached to the earth permanently fastened to anything which is attached to the earth. All right? So movable property का आप section याद करना बेटा, इसमें tangible word को याद रखना बेटा, ठीक है? And exceptions कि क्या क्या चीजें इसमें included नहीं है. 3 चीजें आपने movable property में याद रखनी है. एक तो movable property की definition कहाँ पर दी है, ठीक है? और इसमें आपने क्या याद रखना है? Tangible means something that you can feel, something that you can feel. And also you will understand कि क्या क्या चीजें included नहीं है movable property में. Then you will come to wrongful gain, wrongful loss. ये आपका काफी बारी question मतलब पहले आता था wrongful gain. इसमें आपने देखना is a gain by unlawful means. Underline कर दो unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. And wrongful loss जो है is the loss by unlawful means again of property to which person losing it is legally entitled. ऊपर आपने देखा not legally entitled, नीचे legally entitled, और एक definitions के आपके sections याद रखना बेटा. दोनों ही 23 में fall कर रहे हैं, but wrongful loss में is legally entitled और ऊपर not legally entitled. Not legally entitled. Okay. Then we come to dishonestly में आपने intention को underline कर लो, section को underline कर लो 24 के अंदर, ठीक है? 24 के अंदर आप definition को underline कर दो, और intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person. Wrongful gain, wrongful loss को underline कर लो बेटा. उसके बाद आप आ जाओ fraudulently 25. ये सारी आपको इनमें से एक ना एक definition कभी कभी पूछ ही लेते हैं. Fraudulently में आपने underline करना है intention to. What is fraudulently? Intention to defraud. Where you have an intent to defraud, that is fraudulently. Dishonestly is what? Wrongful gain, wrongful loss. Wrongful gain, wrongful loss. Okay. Reason to believe, sufficient cause to believe. Sufficient cause to believe. Okay. Then we have property in possession of wife, clerk or servant. So यहाँ पे आपने wife, clerk or servant explanation में आपने एक तो आपने WCS ऐसे याद रखना है. WCS. Possession of person's wife, clerk or servant. On account of that, it is that person's possession within the meaning of this code. A person employed temporarily, underline the term temporarily, or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant with a. So if a person is employed temporarily, is also a clerk or a servant. So अगर एक person की जो property है, मेरी jewelry मेरे servant के पास है, ठीक है? In that case, it is believed that it is in the possession of that person. That is the simple meaning. Even if that servant is a temporary based servant, temporarily employment है उसकी, then also, ठीक है? Then counterfeit में आपने जो है 28 का सिर्फ section आपने याद रखना है. Deception को underline कर लो, intention को underline कर लो. Explanation में it is not essential to counterfeiting that in that imitation should be exact. ये भी underline कर दो. Counterfeit does not mean imitation should be exact. Then we come to डॉक्यूमेंट आपका सेक्शन 3 ऑफ आईए, उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इसकी इलस्ट्रेशंस भी जो आपको यहाँ पर दी हुई हैं, डॉक्यूमेंट एनी, इसमें आप अंडरलाइन कर लो, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और एम, और बाय मोर देन वन दोज मींस. इंटेंडेड को अंडरलाइन करो, इंटेंडेड टू बी यूज्ड. अगर आपने पेड़ पे भी कुछ लिखा है, लिखा भी नहीं है, अगर आपने कोई मार्क भी लगाया है, सैंड पे भी कुछ आपने मार्क भी किया है, पीस का मार्क ही आपने अगर किया है, that shows that is enough to prove that yes, it is document if you had made that mark with the intention that it should be used as a document. ठीक है? So इसमें जो illustrations हैं आपने वो भी देखना है. मैप, प्लान, कैरिकेचर, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे आपके जो हैं they are all included in the document. ठीक है? Then so by now how many definitions we have done? जो important definitions हैं बेटा, what is India, what is judge, dishonest intention, wrongful gain, wrongful loss, fraudulently, counterfeiting, wife, clerk, servant, and also document. ये आपकी कुछ important definitions हैं जो आपके बिल्कुल fingertips पे होनी चाहिए with sections बेटा, with sections. Okay. Then you come to electronic record 29A.
Sometimes what happens is that you get all the जो आपके amended sections है, जैसे 29A has come through an amendment, ठीक है? So that may be asked that it has come through which amendment? 2000. Valuable security is also a document which is or purports to be a document where any legal right, अब underline करो यहाँ से, legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released. So CETRER, ठीक है? एंड वहां पे whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. So basically valuable security ऐसी एक डॉक्यूमेंट है जिससे एक आपका कोई राइट क्रिएट होता है, राइट एक्सटिंग्विश होता है, ठीक है? बट आपने उसमें याद रखना है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी का आपने डेफिनेशन याद रखना है, सेक्शन याद रखना है, 30 सेक्शन जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप आ जाइए, ओके 32 से क्वेश्चन नहीं आता है बट जनरली यस फॉर योर मेंस की आपका जितने भी इंडियन पिनल कोड के अंदर जहां जहां पे भी वर्ड एक्ट यूज्ड है इट वुड इंक्लूड ओमिशंस आल्सो, एंड ओमिशंस के पीछे आप देखेंगे बेटा एक्ट चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, वहां पे कोई कुछ भी प्रीफिक्स नहीं किया है, ओमिशन के पीछे इलीगल प्रीफिक्स किया है. नाउ व्हाट इज इलीगल? द टर्म इलीगल इज आल्सो डिफाइंड अंडर योर इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 43. 43, yes, very good. Section 43. Illegal, very important. Injury, 44, very, very important. 32, 33, you can just leave it. 34, common intention. कॉमन इंटेंशन तो बेटा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, 34 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको आपको मेंस के अपने नोट्स खोलने चाहिए, एक बारी देखना चाहिए इन डिटेल सेक्शन 34 से आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको, बिकॉज यहाँ से आप समझ रहे हैं आपको 16 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे इंडियन पिनल कोड में, ठीक है? सो 34 में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है बेटा? एक तो 34 में आपने कॉमन इंटेंशन क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझना है, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए. दूसरा क्या, कॉमन इंटेंशन के लिए डू यू नीड पार्टिसिपेशन ऑल्सो? ओवर्ट एक्ट चाहिए या सिर्फ कोवर्ट एक्ट होना? दो तरीके के एक्ट्स होते हैं ना, कोवर्ट एंड ओवर्ट. ओवर्ट एक्ट मीन्स आउटसाइड, मतलब सिर्फ इंटेंशन इज इनफ फॉर 34. Yes, or participation is also necessary. मैम पार्टिसिपेशन इज आल्सो नेसेसरी. So overt act होना चाहिए. Overt act होना चाहिए. So I'll do one thing for you so as to make it very simple. The ones who are not so clear with the concept, I'll just break it down and tell you कि कहाँ से हमें ये interpretations मिल रही हैं. I'll just break out the sections for you. ठीक है? Even for the ones who are coming after a long time to 34. ठीक है? So it says act done by several persons. So act done का मतलब क्या हुआ? Overt act. Act done होना चाहिए ना? सिर्फ इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, डन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, बाय सेवरल पर्संस, सो एक से ज्यादा लोग, in furtherance of common intention. When a criminal act is done, act includes commission, is done, participation. It requires participation also. Criminal act is done, or even if you have act में मैंने आपको बताया omission भी है, even if you have committed an omission which is an illegal omission but you have done by several persons, that means more than one, in furtherance of common intention. It is not talking in furtherance of, मतलब जो आपने क्रिमिनल एक्ट किया है उसका पर्पस क्या होना चाहिए? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. यहाँ पे ड्यूरिंग और इन फर्दरेंस में डिफरेंस है बेटा. इन मीन्स in order to attain the desired results, ठीक है ना? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मीन्स in order to attain the desired results, ठीक है? एंड ड्यूरिंग क्या हो गया? टाइम फ्रेम. वो टाइम फ्रेम तो बहुत ही बड़ा होगा. अगर ड्यूरिंग, इफ यू हैव कमिटेड अ क्रिमिनल एक्ट ड्यूरिंग कॉमन इंटेंशन, तो 34 इज नॉट अट्रैक्टेड, तो आपकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है. बट इफ यू हैव कमिटेड अ क्रिमिनल एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन दैट केस यस, यू ऑल विल बी लायबल. ओके, then it says common intention of all. Common intention of all. Intention means what? Common intention, that means intention को आपने हमेशा interpret करना है with the term desire. You should know the difference between intention, knowledge and reason to believe better. Intention is always desire. Knowledge is always awareness. ठीक है? So यहाँ पे बोलता है of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him. So basically participation plus common intention, आपको यहाँ पे कुछ जो जस्ट लॉर्ड समर की जजमेंट्स है, ठीक है? एंड ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि पार्टिसिपेशन कैन ऑल्सो बी, कैसी पार्टिसिपेशन? एक्चुअली अगर खून कर रहा है कोई, जरूरी नहीं कि आपने भी जो है स्टैब किया है. इवन इफ यू आर गार्डिंग, दैट इज ऑल्सो इनफ पार्टिसिपेशन. इवन इफ यू आर जस्ट हेल्पिंग इन, आपकी गाड़ी आप लेकर आए हो ताकि आप
जो बाकी ऑफेंडर्स हैं वो वहां पे ऑफेंस करें, that is also enough participation. So participation does not mean, you know, कि आपने actual active participation किया है. Participation does not even require कि आप वहां पे present है. You may be present there, you may not be present there. Are you understanding? ठीक है? But yes, participation has to be there in any of the manner. But yes, there has to be a participation. Active participation ही कहेंगे उसको. Even if you are not present there, but you're actively participating by you know, आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, आप सारे डायरेक्शंस दे रहे हैं, आप चार्ट्स दे रहे हैं, आप मैप दे रहे हैं उस पर्सन को, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है. सो अगेन आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप प्लीज यहाँ पर इस चीज को 34 को एटलीस्ट यू शुड सी वंस, एंड व्हाइल यू आर सीइंग 34 यू शुड आल्सो साथ साथ में आपको 37, 35, 38 का एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपको करना चाहिए. आल्सो 35. See, if you see 35, section 35, all of you, it says when such an act is criminal by reasons of being done with a criminal knowledge or intention. So जो आपका 35 है, it makes a person liable on the basis of similar intention. आप 35 के आगे लिखो similar intention. अब मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड दे रही हूँ इस चीज को याद रखने का. You know, just for pre-based मैं आपको बता रही हूँ. For mains you cannot skip, you know, doing these sections in detail. For mains you must do them in detail. 34 is dealing with common intention. Section 35 is dealing with similar intention. Similar intention. ठीक है? Similar intention, but all the persons have jointly acted in the commission of the offense. मतलब A ने थप्पड़ लगाया B को, X ने चाकू से B को स्टैब किया, एंड Y ने लेट्स से एक डंडे के साथ B के पैर पे हिट किया. Y ने क्या किया? He hit with the stick on the leg. X stabbed on the chest. And A ने क्या किया? सिर्फ थप्पड़ लगाया. अब इनकी लाइबिलिटी हम कैसे फिक्स करेंगे? अगर तो आप कॉमन इंटेंशन प्रूव कर देते हो तो 34 हो जाएगा. बट अगर आप कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं, और इसकी डेथ हो गई, एक ही ऑफेंस हुआ है, इसकी डेथ होगी, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव कॉमन इंटेंशन, देन 35 के अंदर सिमिलर इंटेंशन के अंदर इनकी सबकी इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी. ही विल बी लायबल फॉर हर्ट, A will be liable for hurt, B will be liable for murder, Y will be liable for grievous hurt or even simple hurt, depending upon whatever hurt has been done. Did you understand? Mandeep have something to say? No. Okay, so that is 34 and 35. Then if I talk about beta 37, 36, आप सिर्फ इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेना. इफेक्ट कॉज बाय पार्टी एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, एक कुछ एक्ट कर रहा है, दूसरा ओमिशन कर रहा है, और उससे जो इफेक्ट हुआ है दोनों की लायबिलिटी सेम होगी. वो 36 कहता है. अब मैं 37 पे आ रही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है. 37 एंड 38, 34 और 35 का मैंने आपको दोनों को समझाया, ऐसे 37 एंड 38 को भी समझना जरूरी है. 37 जो है वो किस चीज की बात कर रहा है, वहां पे आप ये वर्ड देखना. 37 जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट इंटेंशनल कोऑपरेशन. वहां पे आपको ये वर्ड दिखेगा, इंटेंशनल कोऑपरेशन. व्हेन टू पीपल इंटेंशनली कोऑपरेट एंड दे डू एन एक्ट इन सीक्वेंस. एक सर्वेंट है घर का, एक दिन वो पॉइजन थोड़ा सा मिक्स करेगा, क्योंकि एक दिन पॉइजन मिक्स कर देंगे तो मालिक मर जाएगा, तो उसमें सबको शक हो जाएगा कि उसकी जो डेथ है किसने कॉज की है, सर्वेंट ने ही कॉज की है. ठीक है, तो इसकी जगह वो क्या करते हैं, बहुत कम डोसेज में क्या करते हैं, पॉइजन मिलाते रहते हैं. दो सर्वेंट है, आपस में कहते हैं एक दिन तुम्हारी बारी, दूसरे दिन मेरी बारी, एक एक टर्न करके. सो देयर इज एन इंटेंशनल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड इन सीक्वेंस they keep giving very dilute, very less of the poison to the master, and eventually the master dies. ठीक है, तो यहाँ पे भी 37 कहता है दोनों की both of them are liable as per section 37. All right, then we come to, so and illustrations are very important. Please, if you want me, I can read these sections for you. If you just see 37, it says cooperation by doing one of several acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, underline several, एक act नहीं कि आपने several act किया. Whoever intentionally cooperates, whoever, ये दो servants ने intentionally cooperate किए. Intentionally मतलब desire के साथ,
कोऑपरेट किया इन द कमीशन, जी यहाँ पे कोऑपरेट को सर्कल कर दो। 34 में क्या था? कॉमन इंटेंशन। 35 में सिमिलर इंटेंशन। 37 में cooperation. These are the terms that you have to prove in the commission of that offense by doing one of those acts, either singly or jointly with any other person commits that offense. और इनकी illustrations आप please जरूर पढ़ना, ABCD, ABC, ये 3 illustrations जो है you must read. And if I talk about 38 now, 38 जो कहता है वो क्या कहता है कि एक से ज्यादा लोग हैं, ए है और बी है, इन दोनों की डिफरेंट इंटेंशन है। ए आया था मिस्टर एक्स को सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज करना है, क्योंकि यू वांटेड टू टेक सम रिवेंज, तो ग्रीवियस हर्ट कॉज करना था। और बी ने उसको क्या करना था? मर्डर कमिट करना था। दोनों की इंटेंशन डिफरेंट है ना, दोनों की इंटेंशन डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट इंटेंशन के साथ इसको हिट करते हैं, बट एक्स क्या हो जाता है? ही डाइज। सो डिफरेंट इंटेंशन बट सेम क्रिमिनल एक्ट। डिफरेंट इंटेंशन है बट यहाँ पे जो एक्ट हुआ है, जो ऑफेंस है, दैट इज वन सेम एक्ट, दैट इज कवर्ड अंडर 38. इट सेज where several persons, or underline several persons, engaged or of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. So even if they have committed one single act only, in that case, they will be liable for their individual offenses only. A attacks Z under such circumstances of grave provocation, that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. B, having ill will towards Z and intending to kill him, and not having been subject to provocation, assists A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. So that means यहाँ पे दोनों की जो इंटेंशन है, डिफरेंट इंटेंशन है, डिफरेंट इंटेंशन है। सो जो, और इसमें आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक देती हूँ फ्री के लिए, बिकॉज आपको इतना भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने यहां से अगर ये जो अगर आपको क्वेश्चन 34, 35, 36, 37, 38, आपने सिंपल एक चीज क्या याद रखनी है, आपने एक पर्सन की जो लाइबिलिटी है ना, उसकी इंटेंशन से ही फिक्स करनी है, बस। दैट्स द सिंपलेस्ट ट्रिक। बिकॉज जो हमारा इंडियन पीनल कोड है ना, इट इज नॉट अ कोड विच इज बेस्ड अपॉन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इट इज बेस्ड अपॉन फॉल्ट लाइबिलिटी। जितनी आपकी, अगर आपने खून भी कर दिया, बट अगर विदाउट इंटेंशन खून किया है, तो आपको उस खून की भी माफी है। आप, दैट इज द ट्रिक दैट यू विल रिमेंबर फॉर इंडियन पीनल कोड, कि अ पर्सन वुड बी लाइबल ओनली एज पर हिज इंटेंशन। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया, जो इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दिया है यहाँ पर, वहां पे इवन इफ ए की इंटेंशन थी कल्पेबल होमिसाइड की, बी की इंटेंशन क्या थी? मर्डर की, ठीक है ना, दो उन्होंने अलग अलग एक्ट्स किए हैं, बट जो उनकी इंटेंशन है, उस इंटेंशन के अकॉर्डिंगली उनको पनिश किया जाएगा। सो अगर एक की इंटेंशन कल्पेबल की थी, कल्पेबल क्यों? क्योंकि ग्रेव सडन प्रोवोकेशन से उसने हिट किया, ठीक है, तो वो मिटिगेट होगी। तो वहां पे जो आपकी इंटेंशन थी, उस इंटेंशन के ऊपर ही आपको, इंटेंशन कैन नेवर बी प्रिज्यूम्ड अंडर इंडियन पिनल कोड। यू विल रीड ऑन ऑल द ऑफेंसेस दैट जो भी पर्सन की लाइबिलिटी होगी, दैट विल बी एज पर हिज इंटेंशन। Is that trick good to go? Right? So intention jitni hogi utni, because our Indian penal code is based upon fault liability. Jitni aapki jitni intention hogi utni hi liability hogi. Right? Okay. Then coming to your okay, offense में आपने क्या याद रखना है बेटा, कि ऑफेंस का स्पेशली जो आपका थर्ड पैराग्राफ है, एक तो उसमें जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, उसने बताया कि चैप्टर 4 जो है वो एक्सेप्शन से डील कर रहा है, तो वो ऑफेंस तो है ही नहीं, वो डिफेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे it says that and in section this is the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special law or local law is punishable under special law or local law within prison for a term of 6 months. underline karo 6 months, underline karo special law, underline karo local law, special law, local law, 6 months upwards को underline करो, whether with or without fine, whether with or without fine. So basically अगर एक स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंदर एक पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है, तो क्या उसके ऊपर भी हमें जनरल एक्सेप्शन जो आपको चैप्टर 4 में दिए गए डिफेंसेस मिलेंगे। एंड ऑल्सो दिस सेज कि जो आपके ये सेक्शंस उन्होंने स्पेसिफिकली जो दिए 141, दे आर ऑल
डीलिंग विद पब्लिक, तो वहां पर भी आपका स्पेशल लॉ लोकल लॉ का दैट वुड बी एप्लीकेबल इन only that cases where the offense is punishable under special law local law above 6 months. अगर 6 महीने से कम की सजा है तो फिर अप्लाई नहीं करेगा. इज एवरीबडी क्लियर? स्पेशल लॉ लोकल लॉ अबव 6 months. एंड ऑल्सो जो आपकी पैरा 2 में भी जो आपको दिया हुआ है डिफेंसेस. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑफेंस का मतलब क्या होता है. ऑफेंस वो होता है जो एक एक्ट पनिशेबल आपके इंडियन पिनल कोड के अंदर है. ये आपको पैरा 1 में दिया है. ठीक है. पैरा 2 में आपको क्या दिया है? पैरा 2 में आपको दिया है कि जो आपको जनरल एक्सेप्शंस है, जनरल एक्सेप्शंस जो आपको दिए हुए हैं आपके इंडियन पिनल कोड. जनरल एक्सेप्शंस मतलब जो डिफेंसेस है. आप कहेंगे कि हाँ जी खून नहीं है क्योंकि वो बच्चा था जिसने जाके स्टैब किया है. कितने साल का बच्चा था? 5 साल का. खून नहीं है क्योंकि वो अनसाउंड है. तो ये एक्सेप्शंस है. तो ये एक्सेप्शंस जो है ये भी ऑफेंस नहीं है. दे विल आल्सो बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द टर्म ऑफेंस. सेकेंडली जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस को हम क्या कहते हैं? ये डिफेंसेस है ना. डिफेंसेस है. क्या ये डिफेंसेस अवेलेबल है फॉर द ऑफेंस व्हिच आर पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ लोकल लॉ? यस, दे आर अवेलेबल. दे आर अवेलेबल. ठीक है ना. एंड ऑल्सो जब थर्ड जो आपका पैराग्राफ है वो क्या बता रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जो उन्होंने वहां पे दिया है वो स्पेसिफिक सेक्शंस किसके साथ डील कर रहे हैं? पब्लिक ऑफेंसेस के साथ. पब्लिक ऑफेंसेस के साथ. ठीक है. और जो ये पब्लिक ऑफेंसेस हैं उन केसेस में जो वर्ड ऑफेंस है इट विल हैव द सेम मीनिंग एज हैज बीन गिवन अंडर स्पेशल लॉ लोकल लॉ प्रोवाइडेड it is subject to what? If the punishment is above 6 months. 6 months above. Is everybody clear? Okay. Coming to special law, ये आपको पूछ सकते हैं सिर्फ डेफिनेशन. स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है. स्पेशल लॉ के लिए आपने सिर्फ अंडरलाइन करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट. पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड लोकल लॉ क्या होता है? टेम्पररी होता है. लोकल लॉ इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट. लोकल लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है. देन इलीगल. इलीगल की आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है सेक्शन 43 के अंदर. व्हाट इज द टर्म इलीगल? 43. ठीक है. एंड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ व्हिच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन. सो अगर डिटेल में जाएंगे इलीगल, इलीगल टर्म जो है, इलीगल जो है इसमें आपको जो डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड के अंदर इलीगल की दी है, इट इज अ वेरी वेरी वाइड डेफिनेशन. Why I'm saying it is wide? Because it is not only limited to offenses, but it is also talking about something which is prohibited by law. Even if it is giving rise to some civil action, then also something which is giving rise to civil action. What will give rise to civil action? Nuisance tort. What is something which is prohibited by law? Entering into a contract with a minor. It is prohibited by law. An agreement with the minor, an agreement, in restraint of marriage. So even that is something which is illegal as per the definition of 43. So you have to understand HP प्री के लिए आपको सिर्फ एक तो सेक्शन याद रखना है कि इलीगल कहाँ डिफाइंड है. बट कॉन्सेप्चुअली you should know this definition very very properly. In detail you should have knowledge about all the words used and the interpretation. And a person is said to be legally bound to do whatever is it is illegal in him to omit. So यहाँ पे illegal के अंदर 43 के अंदर दो चीजें defined है. एक illegal defined है और दूसरा जो defined है that is legally bound to do. Who is legally bound to do something? Is a person who is, अगर वो उस चीज को फॉलो नहीं करता है then it will be illegal in him to omit. So वहां पर ही omissions punishable होंगी. So there is a concept with respect to act, omission and legally bound to do. That interlinking you should know very well here. ठीक है. But for pre, if you don't have time, you can skip this part for preliminary examination. Okay. But if you can revisit it, you must go. Injury section 44, again just the definition. Injury में आपने याद रखना है इंजरी डिनोट्स हार्म. एक तो अंडरलाइन करो हार्म. इलीगली को अंडरलाइन करो. इलीगल कहाँ डिफाइंड है? 43. और फिर कॉज टू एनी पर्सन बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपने याद रखना है. इंजरी मीन्स नॉट, इंजरी डज नॉट ओनली मीन स्टैबिंग और killing a person with a knife or shooting at him. No, even if you're harming a person's reputation like defamation under 499, that is also injury. Even if you are threatening a person in his mind, that is also injury. All right. So injury is also given a very wide definition. Then if we come to your life, again आपने याद रखना IPC only deals with, जैसे मैंने आपको बताया था, essentials of crime, only human beings. ठीक है. Act done by, offense done by human being, on human being, life also of human being. If you're killing an animal, are you liable under Indian Penal Code? No.
If you're killing an animal, no. ठीक है. Then death also same. Animal also you can just read. Year, British calendar you can just skip. ये हमारा जो IPC में हम जो फॉलो करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं? ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, नॉट द साका. गुड फेथ, ड्यू केयर एंड कॉशन को आप अंडरलाइन कर दो, 52 को सर्कल कर दो, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. तो इस इन सारी डेफिनेशंस में हमने कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की है? 41, 42, 43, 44 एंड 52. बाकी you can skip also. 52, good faith. Is everybody clear with the second chapter? Second chapter, that is your chapter 2 dealing with, yes, good, thank you beta, general explanations with respect to your terms which are used under IPC. Now we come to quickly chapter 3, that is punishments beta. Punishments में आपने याद रखना है, the punishments to which offenders are liable under provisions. यहाँ पे 5 लिख लो, number 5 लिख लो, ठीक है. डेथ 1, imprisonment for life 2, imprisonment 2 descriptions 3, rigorous 4, forfeiture 5. और पहले ओरिजिनली जब आपका इंडियन पीनल कोड वाज एनैक्टेड उस टाइम पे आपकी जो पनिशमेंट्स थी वो कितनी थी? 6. और अभी करंटली दे आर 5. दे हैव बीन ओमिटेड बाय दिस 1949, द कोड ऑफ 1949. ठीक है. इज एवरीबडी क्लियर? यस. ऑलराइट. सो 1860 के अंदर 6 आपकी पनिशमेंट थी, 6 टाइप्स की. अभी करंटली 5 है. ये आपने प्री के लिए सिर्फ याद रखना है. ठीक है. सेक्शन 53A यू कैन जस्ट गिव अ सिंपल रीडिंग. बट यस, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मींस वहां पे अंडरलाइन कर दो. ये जो मैं कीवर्ड्स मार्क करवा रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को अंडरलाइन कर दो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अंडरलाइन कर दो. ठीक है. सब सेक्शन 2 में इफ सेंटेंस टू रिग्रेस. रिग्रेस एंड सिंपल में क्या फर्क होता है? रिग्रेस में आपको काम करना पड़ता है, सिंपल में सिर्फ सजा काटनी है. ठीक है. उसके बाद आप A and B, if expression means transpiration for life, be construed as reference to imprisonment for life. Expression means transpiration for a shorter term, be deemed to have been omitted. ठीक है. Then commutation of sentence of death. Now you remember I did under CRPC. Who's going to tell me the provision of commutation under CRPC? Only if you've done it properly. I explained. That was Malvi who asked question. Yes, very good. Hanji. Anybody else apart from, yes, Amit, Arushi, these are frequent students who would answer, huh? Anybody else would like to answer? Commutation? Yes, Arushi? 433. 433. बेटा आपको ना अभी खुद से भी याद होना चाहिए. Should remember on your own also. ठीक है. So commutation of sentence of death. ठीक है. Can you tell me the article under Indian Constitution? Though Constitution is not covered in your HP syllabus, but yes, Constitution से सबसे ज्यादा सवाल पूछेंगे जब इंटरव्यू में जाओगे आप लोग. It is not in your syllabus, but इंटरव्यू में Constitution से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे. Yes, Amit? Ma'am, 72 and 161. ठीक है. All right. Okay. So very good. In every case in which sentence of death, underline death, shall have been passed, the appropriate government may without the consent. So it is exactly like 433, which I've already covered. So you can just remember commutation. आपने commutation में दो चीजों को याद रखना है. Death का commutation 54 है, 55 में commutation of imprisonment for life है. और वहां पे for life को हम कैसे commute करते हैं? Not exceeding 14 years. 14 years को अंडरलाइन कर दो. फ्रैक्शंस के लिए 20 years मान लो. 57. जैसे अगर आप पढ़ेंगे अबेटमेंट तो वहां पे क्या बोलेंगे कि अबेटमेंट टू डेथ, जिसने तो मर्डर किया है, अबेटमेंट टू मर्डर किया, उसकी तो पूरी सजा है 302 के अंदर. बट जिसने अबेट किया 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन केस. ठीक है ना. तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम कैसे, हाउ कैन वी नो कितना उसका पनिशमेंट, कितना उसका टर्म है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ओनली फॉर द टेकिंग आउट फ्रैक्शंस वुड बी रिगार्डेड एज 20 years. वो आप अंडरलाइन कर दो. ठीक है. उसके बाद आप आ जाइए. Then yes, like sometimes they would ask some silly questions like 61, 62. You should know the year of amendments. आप देख रहे हैं Amendment Act of 1921. Recent past 5 years questions में आपको प्री में HP में question पूछा है कि sentence of forfeiture of property has been repealed by which amendment? So you can just take a glance of it कि yes, yes में 67 imprisonment for non-payment of fine. इसका भी मैंने आपको reference दिया था in your CRPC. ठीक है. So यहाँ पे you can just read the section with respect to the scale I had mentioned कि if imprisonment for non-payment of fine which offense is punishable with fine only. जहाँ पे you remember in CRPC I gave you जहाँ पे अगर एक offense it is only punishable with fine only, तो उस तरीके, और अगर आपने वो फाइन नहीं दिया, default in payment of fine, तो आपकी कितनी कितनी सजाएं होंगी. I gave you a slab.
So same slab would come here only. All right. Then you can just skip rest of the sections and you can just come to section 70, fine livable with 6 years or during imprisonment, death not to be discharge property from liability. यहाँ पे within 6 years underline कर दो. ठीक है, any time previous to the you can just give one fair reading to 70. 71 is exactly limit of punishment of offenses made up of several offenses. 71 also you should read once. All right. Then you can come to 73, section 73 ka aapko marginal heading you should know, solitary confinement. Solitary confinement. And along with it, you should also know ki what is the maximum solitary confinement that a person can get. That is only 3 months. Please keep underlining. Wahan likha hai not exceeding 1 month if the term not exceed 6 months, 2 months and also 3 months. ये आपको solitary confinement के आपको ये एटलीस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मींस काल कोठरी, कितने टाइम के लिए आप काल कोठरी की सजा दे सकते हैं. लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप देखिए 73 सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है, 74 लिमिट की बात कर रहा है. ठीक है, और लिमिट में वहां पे क्या दिया है, शैल एक्सीड 3 months, द सॉलिटरी शैल नॉट एक्सीड 7 days, 14 days. ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है. एनीबडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड कैन आस्क मी. ठीक है, सो आपका जो 74 और 73 में क्या डिफरेंस है, 74 बोलता है इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी. जब आप एग्जीक्यूट करेंगे किस चीज को, सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट शैल मैंडेटरी है, in no case exceed 14 days at a time with intervals between. आप एक पर्सन को 14 दिनों से ज्यादा एक साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हैं. ठीक है, periods of solitary confinement of not less than duration, that such periods and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less than duration than such periods. ठीक है, सो आपने सिर्फ याद रखना है कि व्हाट कैन बी द लिमिट, दैट इज अंडर 74 एंड 73 इज जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. इन केस यू आर आस्क्ड व्हाट इज द मैक्सिमम, इट इज ओनली 3 months. It is only 3 months. Section 75 also, you can just be asked, enhanced punishment. Again, it is a conceptual based section. Enhanced punishment आप समझते हैं? Enhanced punishment मतलब एक ऑफेंस की जो सजा आपको इंडियन पिनल कोड के अंदर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल थेफ्ट की सजा दी है 3 साल, पर 3 साल के अंदर आप क्या उसको 7 साल दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, इफ 75 इज बीइंग फुलफिल्ड. 75 में आपने 2 चीजें याद रखना है. एक तो इनहैंस पनिशमेंट के ऊपर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 75. और दूसरा चीज आपने याद रखना है कि ये जो इनहैंस पनिशमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स के ऊपर पॉसिबल है, दैट इज चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17. चैप्टर 12 इज डीलिंग विद offenses against coins and chapter stamps. 17 is dealing with Offense against property. yes. So basically जो offenses अगेन 3 चीजें आपके इसमें कवर होंगी तभी enhanced punishment मिलेगी. Offenses against property, offenses against property. ठीक है, that is your chapter 7. So chapter 17 और chapter 13 के अंदर जो offenses हैं, ये 2 ऐसे chapters हैं जिनके अंदर आपको offenses दिए हैं. इन chapters के अंदर जो offenses हैं, अब अगर उनकी punishment 3 साल और 3 साल से ऊपर है, अबव 3 years, 3 years और अबव 3 years है, उस एंड इफ अ पर्सन इज पनिश्ड ट्वाइस, मिस्टर ए ने एक बारी चोरी की, चोरी की सजा कितनी है, 3 साल. एक बारी चोरी की और फिर दोबारा, जैसे 3 साल खत्म हुए, जेल से बाहर निकला, दोबारा से चोरी की, तो उसका जो सेकंड टाइम चोरी किया है और जो पहले चोरी किया था, दोनों ऑफेंसेस किसके अंदर फॉल कर रहे हैं, वो दोनों ऑफेंसेस चैप्टर 17 के अंदर फॉल कर रहे हैं. तो जब उसने दूसरी बारी चोरी की, जब उसका ट्रायल चलेगा, ही कैन बी सब्जेक्ट टू इनहैंस्ड पनिशमेंट, दैट इज गिवन अंडर 75. एंड इनहैंस्ड पनिशमेंट जो है वहां पे दिया है सब्सिक्वेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. नेक्स्ट टाइम जब उसने चोरी किया, ही कैन बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इवन इफ ही हैज कमिटेड थेफ्ट, और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मेक्स 10 to 10 years. ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडरलाइन कर दो, 10 साल अंडरलाइन कर दो, इनहैंस पनिशमेंट अंडरलाइन कर लो, और ये चैप्टर 17 13 ऑफेंसेस. एंड तीसरा, इसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं चैप्टर 17 और 13 के अंदर, कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हो सकते हैं ना जिनकी सजा 3 साल से कम, उनके ऊपर इनहैंस पनिशमेंट नहीं मिलेगी. ठीक है, इज एवरीबॉडी क्लियर विद चैप्टर 1 2 3? Here it ठीक is है, chapter 13 or 12. व्हाट बेटा,
It is chapter 13 or chapter 12? चैप्टर 12 मैंने 13 स्क्रीन पर लिखा है ना, चैप्टर 12, ठीक है, थैंक यू मालवी, चैप्टर 12, ठीक है, 12 is dealing with offenses relating to coins. Ma'am, in 73 it is written the solitary confinement cannot exceed 3 months. Right. Regress imprisonment. But here in limit it is written that if it is exceeding. Yes, that's why I told you you should have that conceptual. दोनों sections दोनों अलग-अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो अभी उसमें इतना डिटेल में मत जाओ, आपने सिर्फ जो 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है ना, उसको आपने जो है अच्छे से समझना है बेटा। इन केस यू स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड आई विल एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट टुमारो 73 and 74 to you. In case you don't understand 73 and 74, I'll explain it to you in detail tomorrow. Is everybody clear? Because you're scheduled for the next class now, right? From chapter 4 onwards we will do tomorrow, but today you must practice your कितने चैप्टर्स हमसे, कितने सेक्शंस किए हमने, 1 to 75, ठीक है। ऑल ऑफ यू शुड कीप पेस विद मी सो दैट यू आर एबल टू डू द इंटायर सिलेबस व्हाइल वी कंप्लीट जितने भी आपके बेयर एग्जाम उसको कंप्लीट करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर